अम, अभी हमने जो देखा वो बेसिक तार, इस एक ओम के नियम से, एक ओम ने जो रिलेशन दिया वोल्टेज और करंट में कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, उसमें एक नई चीज इजाद हो गई, एक नई टर्म की शुरुआत हो गई जिसको हम स्थिरांक बोल रहे हैं, या फिर जो एक स्थिरांक है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अब ये प्रतिरोध है क्या, ये आया कहाँ से, कैसे आ गया, ये है क्या प्रतिरोध, है ना। उसी पे बेस्ड अंशिका का क्वेश्चन भी है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है वो। यदि कोई तार है, हमने क्या करा इसमें, तो केवल सिंपल सा एक वोल्टेज लगाया था, हमको करंट मिल गया था। V प्रोपोर्शनल टू I तो ठीक था, V प्रोपोर्शनल जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ता जाएगा, ये तो ठीक था। लेकिन ये प्रतिरोध कहाँ से आ गया, तो प्रतिरोध कहाँ से आ गया, उसका आंसर ये है, ये चालक तार किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ होगा। मटेरियल मतलब जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर बात करूं, कॉपर का तार है यदि, तो कॉपर से मिलकर बना हुआ होगा। और जब कॉपर से मिलकर बना हुआ होगा तो बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ होगा, बहुत सारे कण होंगे इसमें। अब दिक्कत ये है, ये जो कण होंगे या फिर ये जो तार बना हुआ होगा, इसकी एक कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी रहेगी, ऐसी गुण रहेगा। वो गुण क्या करेगा, विद्युत धारा कहाँ से बह रही होगी, इसके अंदर से बह रही होगी लगातार, मतलब इस पूरी ये ऐसा इमेजिन करो कि पूरी तरह से भरा हुआ है, कॉपर से भरा हुआ है ना। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, मैंने जूम करके बताया, अगर नहीं तो तार तो ऐसा दिखाई देगा तुमको। तार में से जब करंट बह रहा होगा, इस चालक तार की मटेरियल, मान लीजिए कॉपर से बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है, जिस पदार्थ से बना हुआ रहेगा उसका गुण है, उसकी प्रॉपर्टी है, क्या है वो गुण, ये है कि ये जो करंट बह रहा है इसमें से, आई बह रहा है, इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, रुकावट उत्पन्न करना। किस कारण से, ये जो पदार्थ, जिस पदार्थ से बना हुआ है कॉपर से, वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है। अगर प्योर होगा तो भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होगा ही, 100% होगा, है ना। जो चालक तार है, जिस पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, उस पदार्थ का वह गुण है, क्या गुण है, इस विद्युत धारा को बहने से रोकना, इसके मार्ग में रुकावट डालना, है ना। वो जो रुकावट डालना गुण है ना, उसी गुण को बोलते हैं हम प्रतिरोध। हर एक पदार्थ का प्रतिरोध होता ही है, ये चीज मैंने थोड़ी सी पहले भी बोली थी आप लोगों से। चाहे इंसान ही क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में प्रतिरोध होगा, किसको, विद्युत धारा को अपने से बहने में से बहने नहीं देगा, है ना। यही प्रतिरोध कुचालकों में बहुत ज्यादा हो जाता है। कुचालक, जैसे मैं किसी वुड की बात कर लूं, वुड मतलब लकड़ी का ठूटा, है ना। यदि लकड़ी के ठूटे की बात कर लूं, मैं लकड़ी का ठूटा देखा है सभी ने मेरे ख्याल से तो, है ना। लकड़ी एक कुचालक पदार्थ है। लकड़ी का जो प्रतिरोध होगा वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। जब अनंत हो जाएगा तो इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं इसमें से, तो क्या मुझे इस सिरे पे विद्युत धारा मिलेगी, आई यहाँ से प्रवाहित करवाई, यहाँ पर मिलेगी नहीं, क्योंकि प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। ये करंट बेचारा बड़ी मुश्किल से घुसा इधर अंदर ही, तो यहीं तक पहुंच पाएगा या यहीं तक पहुंच पाएगा। गीली होगी तो हो सकता हो गीली लकड़ी में आधी लकड़ी तक ही पहुंच पाए करंट, लेकिन इसके आगे नहीं जा पाएगा बेचारा। इसी कारण से इसका ये जो कुचालक होते हैं उनके प्रतिरोध इंफिनिटी होता है, जिसके कारण से करंट क्या होता है, फ्लो नहीं हो पाता है। जबकि चालक पदार्थ में भी ये प्रतिरोध होते हैं, इंफिनिटी नहीं होते, कम होते हैं। और हर एक चालक पदार्थ के प्रतिरोध अलग अलग होता है, हर एक चालक पदार्थ का प्रतिरोध अलग होगा। जैसे यदि मैंने कॉपर का लिया तो उसका प्रतिरोध अलग होगा, यदि मैंने चांदी का लिया तो उसका प्रतिरोध अलग होगा, यदि मैंने सोने का तार लिया तो उसका अलग होगा, यदि मैंने एल्यूमिनियम लिया उसका प्रतिरोध अलग होगा, लेकिन होगा जरूर, बिल्कुल होगा, 100% होगा। सबसे कम किसका होता है, चांदी का होगा। चांदी और वैसे तो लॉजिकली देखा जाए तो सोने का होता है, सबसे कम प्रतिरोध जो है वो सोने का होता है, लेकिन सोना यूज नहीं कर पाते हैं। सर्वाधिक जो अच्छा चालक माना जाता है वो चांदी मानी जाती है, सोना नहीं माना जाता है, क्योंकि एक रीजन है यहाँ पर सोने का, वो अच्छा देखो प्रतिरोध इसका कम होगा, डेफिनेटली कम होता है। अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर 4 तार लेता हूँ, एक चीज समझ में आ गई ना, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध एक गुण है, तार का गुण है, जो क्या करता है, विद्युत धारा को बहने से रोकता है, और वो सभी पदार्थों में होगा ही, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा। अब मैं यहाँ पर एक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि प्रतिरोध का कारक भी है, मतलब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक भी है। पहला वो कारक ये, मैंने एक तार यहाँ पर लिया, 1 मीटर का तार लिया, कौन सा, कॉपर का, ठीक। एक और मीटर का तार लिया मैंने, वो लिया मैंने एल्यूमिनियम का, 1 मीटर का तार लिया एल्यूमिनियम का। फिर उसके बाद एक और तार लिया मैंने, वो लिया मैंने चांदी का।
1 मीटर ही है, तीनों तार 1 मीटर है। और एक और तार लिया मैंने, वो लिया, अरे रे, वो लिया मैंने सोने का। 4 तार लिए, चारों की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। चारों तार 1-1 मीटर लंबे है ना। लेकिन पहला तार का आएगा कॉपर का। कॉपर को कैसे दर्शाते हैं, Cu से। अगर 9 क्लास में नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो। कॉपर को कैसे दर्शाते हैं, Cu से। फिर उसके बाद आ जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को दर्शाते हैं Al से, कैपिटल एल, कैपिटल ए और स्मॉल एल। फिर उसके बाद चांदी। चांदी को दर्शाते हैं Ag से, Agog, है ना। Ag से दर्शाते हैं चांदी को, और सोने को दर्शाते हैं Au से। ये सिंबल है, ये सब चालक तार जो हमारे तत्व होते हैं। कॉपर तत्व है, एल्यूमिनियम तत्व है, चांदी तत्व है, सोना तत्व है। इसके अलावा 118 तत्व होते हैं, इनके बारे में पता होगा आपको। मैंने क्या क्या लिया, 1-1 मीटर लिए, 4 तार, है ना। लेंथ सबकी सेम है ना। लेकिन प्रतिरोध, मतलब आर की वैल्यू सबकी अलग अलग होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। अगर मैं बात करूं इन चारों में से सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो वो होगी एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा प्रतिरोध होगा। कितना होगा पता नहीं, मतलब बता सकता हूं, मैं बता दूंगा आपको प्रतिरोध कितना होगा 1 मीटर का, लेकिन उसको निकालना पड़ता है। और ये निकालने के लिए हम यूज करते हैं ओम का नियम। जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं ना, जो आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा मैं, इन्हीं अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध हम फाइंड करते हैं, है ना। प्रतिरोधकता हमें पता होती है, जो टेबल में लिखते हैं। प्रतिरोधकता भी पढ़ाऊंगा अभी, थोड़ी सी देर रुकना पड़ेगा उसके लिए। प्रतिरोध इन चालक तारों को अलग अलग होगा। कितना होगा अभी मैं नहीं बता सकता एग्जैक्ट तुमको, अभी इतना याद रखो, सबसे ज्यादा होगा एल्यूमिनियम का, उससे कम होगा कॉपर का। मतलब पहले नंबर पे कौन होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, एल्यूमिनियम का। दूसरे नंबर पे होगा कॉपर, तीसरे नंबर पे होगा चांदी, और चौथे नंबर पे होगा सोना। प्रतिरोध सबसे कम सोने का ही होगा, 100% तय तय है इसके बाद। लेकिन मालूम एक ऑब्जेक्टिव आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार पूछा जाता है। बोलते हैं विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। एक ऑब्जेक्टिव आता है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। और ऑप्शन में रहते हैं यही ऑप्शन, कॉपर, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना। कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त चालक है या सर्वाधिक चालक है, सबसे ज्यादा अच्छा चालक कौन सा है। तो उसका आंसर में क्या होना चाहिए, पहले तो आप लॉजिकली बताओ, मेरे को घर में कौन सा तार यूज करना चाहिए, जिसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा हो वो वाला तार यूज करना चाहिए, कि जिसका प्रतिरोध सबसे कम हो वो वाला तार यूज करना चाहिए। आप लोग लॉजिक से बताओ क्या होगा आपका आंसर। सबसे ए प्रतिरोध कम होना चाहिए वो वाला तार यूज करूं, कि प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए वो वाला तार यूज करूं। ज्यादा। भैया ज्यादा वाला। ज्यादा प्रतिरोध होना चाहिए वो वाला तार यूज करना चाहिए घर में, है ना। क्यों नहीं पता ये आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अभी आपको प्रतिरोध की केवल डेफिनेशन पता हुई, उसके कारण से नुकसान क्या होगा वो सुनो आप, है ना। फिर उसके बाद एक बार फिर से आंसर देना इस चीज का। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन बोल रहा हूं हमें घर में लगाने के लिए कौन सा तार ये यूज करना चाहिए, जिसकी आर की वैल्यू ज्यादा हो या कम हो, है ना। आर का इफेक्ट क्या पड़ता है विद्युत पे, वो बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा। एक तार लिया आपने, इसका प्रतिरोध जो है वो मान लीजिए 100 ओम, ओम में नापते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है। क्योंकि अभी आपको शायद थोड़ा सा पहले से पता ही होगा, और नहीं पता है तो आप पता होना चाहिए। ओम की इकाई क्या होती है, 100 ओम। एक तार है आपके पास जिसका प्रतिरोध 100 ओम है। उसके बाद एक और तार है जिसका प्रतिरोध आपके पास 50 ओम है ना। अब देखना करंट पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए V की वैल्यू मैंने यहाँ पर जो V लगाई है वो 20 वोल्ट लगाई हुई है। यहाँ पर कितनी, दोनों में सेम लगाई हुई है V। अब ओम का नियम जो कि है V इक्वल्स टू आई आर। ओम का नियम आप सभी जानते हो, V इक्वल्स टू आई आर। इसकी मदद से मैं दोनों ही तार में करंट की वैल्यू फाइंड करूं। करंट की वैल्यू फाइंड करूं, कैसे करते हैं देखो। V की वैल्यू कितनी, पहला वाला केस ये है, दूसरा वाला केस ये है। V की वैल्यू पहले वाले के लिए कितनी, दोनों के लिए 20-20 है। तो 20 रखी, I की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो I की वैल्यू वैसी की वैसी रखी। R का मान कितना है, गुणित 100। क्या करूंगा मैं, I यहीं रहने दो, तो 100 को इधर ले जाओ बटे में, है ना। तो क्या हो जाएगा, 20/100। I की वैल्यू ये आ गई। 0 से 0 काट दिया, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10।
एक में भाग नहीं जाएगा 5 का, तो 0.0 लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। आई की वैल्यू कितनी आ गई? आई की वैल्यू आ गई 0.2 एम्पियर में आएगी। ये कौन से केस के लिए आई है? पहले केस के लिए, जब प्रतिरोध ज्यादा था, है ना। दूसरे केस के लिए भी निकालें। दूसरे केस के लिए क्या होता है? ये सेम टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल्स टू आई आर। दूसरे केस में भी वोल्टेज वही के वही है, आई की वैल्यू फाइंड करना है, आर की वैल्यू अब कम हो गई है, 50 हो गई है ना। आई की वैल्यू निकालना है, 50, 50 इसके बटे में चला जाएगा, तो लिखेंगे 20/50 इक्वल्स टू आई। 0 से 0 कैंसिल, भाग अभी भी नहीं जा रहा है, 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, 20 हो जाएगा, 5 चौको 20, 0.4। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4। आई की वैल्यू 0.4 एम्पियर। ये कौन सा केस आ गया? दूसरा केस आ गया। पहले केस में 0.2, दूसरे केस में 0.4। करंट का मान बढ़ रहा है दूसरे केस में, देखो करंट का मान बढ़ रहा है। कब? जब प्रतिरोध का मान कम है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। यदि एक कॉमन सेंस का डायग्राम से बताऊं मैं तुमको, एक पाथ ये है और एक पाथ जो है वो ऐसा ऐसा है, ब्रेकर वाला है। गाड़ी को जाना है, दोनों जगह पर गाड़ी खड़ी हुई है, दोनों सेम, इतना इतना ही चलना है दोनों गाड़ी को। कौन सी गाड़ी जल्दी पहुंच जाने वाली है? ऊपर वाली। सीधे वाली। सिंपल सी बात है, उसमें कोई कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। इसको सीधे जाना है, बिल्कुल आराम से पहुंच जाएगी, इसको उबड़ खाबड़ से ऊपर नीचे होते हुए जाना पड़ेगा। सेम केस यहाँ पर करंट के साथ भी हो रहा है। ये जो रुकावट है ना, 100 ओम की रुकावट, ये बहुत ज्यादा है करंट के लिए। मतलब यहाँ पर बहुत सारे ब्रेकर हैं, करंट को जाने में दिक्कत होने वाली है, परेशानी होने वाली है। इसीलिए जो है करंट का मान कितना आ रहा है? कम आ रहा है, 0.2 आ रहा है। और यदि 50 है तो 100 से तो कम ही है। 100 से कम है मतलब उसकी रुकावट कितनी होगी? इतनी होगी केवल। और उसके कारण से, रुकावट के कम होने के कारण से आई का मान कितना आ रहा है? 0.4 ज्यादा आ रहा है। 0.2 बड़ा है कि 0.4? 0.4 बड़ा है भैया, कोई बोल मत देना 0.2 बड़ा है ना। 0.4 बड़ा है। करंट का मान इस वाले में ज्यादा आएगा, जब प्रतिरोध कम होगा करंट का मान ज्यादा आएगा, करंट का मान ज्यादा आएगा, है ना। अब एक ट्रांसमिशन लाइन की सोचो। ट्रांसमिशन लाइन मतलब आपसे लगभग 100 किलोमीटर दूर बिजली बन रही है, कहीं पर कोई पावर प्लांट है, वहां पर बिजली बन रही है, और आपका घर जो है वो 100 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर दूर, इतनी लंबी दूरी तय करना है किसको? करंट को। यहां से बन रही है, यहां से बन रही है, और आपके घर तक आना है। अगर प्रतिरोध, इस तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो आपके घर तक पहुंचते पहुंचते करंट यहां से, यदि मान लीजिए यहां से अगर 20 एम्पियर करंट जा रहा है, तो यहां तक आते आते वो करंट की वैल्यू 0.2 हो जाएगी, या मान लीजिए 2 हो जाएगी, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ। और यदि दूसरी बात बोलूं मैं, अगर दूसरी चीज आपने यही चीज जो है, यही चीज जो है 100 किलोमीटर दूर आपकी एक एक और यहाँ से 20 एम्पीयर पहुंचा है, बस यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान अब कम हो गया है, तो करंट जो है वो दो दो नहीं आएगा, 2 से तो ज्यादा ही आएगा। 20 से कम होगा ये तय है, लेकिन 10 से 12 के बीच में हो सकता है। करंट ज्यादा आ रहा है ना यहाँ तक, इतनी दूरी तय करने के बाद, तो आपके लिए कौन सा तार अच्छा रहेगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो वाला तार, या जिसका रेजिस्टेंस कम है वो वाला तार? जिसका कम है वो इसका वाला कम था। है। बिल्कुल सही। तो जय, आपको आपके डाउट का आंसर मिल गया होगा, है ना। यदि हम कौन इन चारों में से घर में लगाने के लिए कौन सा वायर यूज करेंगे? जिसका रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस कम कम होगा, कम है ना। होगा। तो हमें घर में भैया कौन से, हाँ भैया लेकिन अगर कभी किसी को गलती से करंट लग गया तो जिसका कम होगा उससे फायदा ही होगा ना। नहीं, करंट का मान वही के ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकल कंडीशन है, यदि आप जो बात कर रहे हो, प्रैक्टिकल कंडीशन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों बता रहा हूँ? वैसे लॉजिकली बात सही है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा
तो करंट कम लगेगा, करंट कैसे कम लगेगा, लॉजिकली तो सही बोल रहा है ना। लेकिन देखते हैं इस क्वेश्चन को मैं कैसे टैकल करूं। देखना अब तेरे को बता रहा हूँ, तेरा शायद आंसर यही मिल जाएगा जब इसकी बात करेंगे अपन, है ना। पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर तेरी बात पे आता हूँ। तो लॉजिकली हमको घरों में कौन सा तार यूज करना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस कम हो। सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, चौथे नंबर वाले का है, मतलब किसका, सोने का। सोने का है ना, तो हमें घरों में कौन सा तार यूज करना चाहिए, सोने के तार। सोने का। सोने के तार यूज करना चाहिए, जिसके कारण से हमको जो है वो करंट पूरा मैक्सिमम मिलेगा, और मालूम उसके कारण से क्या होगा, लॉस कम होंगे। लॉस कम होंगे तो आपका बिजली का बिल कम आएगा। अजीब सी बात है। ये जो अब होता क्या है, घरों में हम जो वायरिंग करते हैं ना, घरों में बहुत ज्यादा तार यूज किया जाता है, बहुत लंबा चौड़ा तार हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, करंट जब करंट बहता है ना, प्रतिरोध के कारण से, प्रतिरोध ज्यादा होता होता है, तो उसके कारण से उत्पन्न होती है ऊष्मा। और उस ऊष्मा के कारण से वो जो ऊष्मा जो व्यर्थ होती है, गर्म होती है कोई चीज, तो गर्म होने के कारण से जो तार अगर गर्म होगा, तो तार, हम नहीं चाहते हैं तार गर्म हो, लेकिन वो गर्म होने के कारण से ऊर्जा की हानि होती है बहुत ज्यादा, जिसके कारण से बिल ज्यादा। अगर हम कम प्रतिरोध का तार यूज करेंगे ना, तो हमारा बिजली का बिल घटाया जा सकता है, बिल्कुल 100% घटाया जा सकता है, क्योंकि वो ऊष्मा में व्यर्थ नहीं होगी। प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध कम है तो ऊष्मा भी कम वहन होगी, ऊष्मा कम निकलेगी तार में से, ऊष्मा कम निकलेगी तो हमारा एनर्जी का लॉस कम हो जाएगा, लॉस कम हो जाएगा तो हमारा बिजली का बिल कम हो जाएगा, है ना। तो हमको घरों में गोल्ड के तार यूज करना चाहिए क्या, लेकिन पॉसिबल है हमारे घरों में, अगर एक नया घर बना हुआ है और 1 BHK, मतलब एक सिंपल सा एक फ्लोर का घर बनाया हुआ है आपने, तो इस सिंपल से एक कमरे के फ्लोर के लिए अगर वायर का यूज करें हम, कम से कम जो है वो 3 किलो वायर लगेगा, न्यूट्रल वायर वगैरह सब मिला के कम से कम 3 किलो। 3 किलो सोने का तार लगा सकते हैं क्या। सोना कितने रुपए किलो चल रहा है पता है, कोई भी सोने का रेट पता है। वही शायद 54,010 ग्राम का है। हाँ जी, 10 ग्राम सोने की कीमत है। अभी तो थोड़ा सा कम चल रहा है, लगभग लगभग 46-47 हजार रुपए चल रहा है। 10 ग्राम सोने की कीमत 46 हजार रुपए से, 10 ग्राम, है ना। तो आप खुद सोच लो 1 किलो सोना कितना महंगा आएगा, लाखों का हो सकता हो, अब तो यहाँ पर तो जो है वो करोड़ों की बात हो सकती है। 1 किलो सोना का इतना महंगा लगा सकते हैं कतार, नहीं लगा सकते। और दूसरी बात, सोना जो शुद्ध सोना होता है, 24 कैरेट का सोना होता है, शुद्ध कैरेट जो सोना होता है, वो आपको क्वालिटी पता होगा। शुद्ध सोना के बारे में कौन जानता है, कैसा होता है शुद्ध सोना, घरों में सुना होगा किसी ना किसी ने। तो ये बहुत ज्यादा लचीला होता है, बिल्कुल लचीला निकलते ही होता जाते हैं। है, मुलायम होता है ना। इसके कारण से इसको तार के रूप में यूज करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए विद्युत का सर्वोत्तम चालक होना कौन चाहिए, सोना होना चाहिए, लेकिन नहीं है, नहीं है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आ जाता है जो 3rd नंबर पे रहता है ना, वही इसका आंसर बन जाता है। सर्वोत्तम चालक कौन है, चांदी। ठीक, कभी भी ऑब्जेक्टिव में आता है विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, तो आंसर होगा चांदी। ऑप्शन मैंने आपको रीजन बता दिया आपको। पहली बात तो कीमती है सोना, दूसरा लचीला है, उसको घरों में लगाने के लिए नहीं लगा सकते, और तीसरा अगर लगा दोगे तो बहुत जल्दी जो है आपके घर में डाका पड़ेगा, और आप जो है वो आपके घर में चोरी काय की होगी, तार की चोरी होगी, क्योंकि वो तार काय का है, सोने का है। तो रीजन आपको पता चल गया है, सर्वोत्तम चालक कौन है, चांदी है। एक बात ये बोल दी मैंने आपको, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज्यादा काम की है। सर्वोत्तम चालक ये हो गया, है ना। आप थोड़ा सा जय के बात पे बात कर लेते हैं। यदि हमारे पास दो सर्किट है, मतलब मान लीजिए एक एक का प्रतिरोध जो है, यहाँ से जो है वो करंट जो जा रहा है, वो मान लीजिए 5 एम्पियर का जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। प्रतिरोध जो है वो यहाँ पर मान लीजिए 10 ओम है, और दूसरा एक और केस लेते हैं, उसमें प्रतिरोध जो है वो बढ़ा देते हैं, 20 ओम कर देते हैं, करंट अभी भी 5 एम्पियर ही है, 5 एम्पियर ही। तो इस जगह क्वेश्चन ये है कि अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो हमें करंट भी नहीं लगेगा। बिल्कुल 100% सही है ये बात, बिल्कुल 100% सही है। लेकिन आप घर में पंखा कितने घंटे चला रहे हो, बताओ। पंखा कितने घंटे चला रहे हो एक दिन में, अप्रोक्सीमेटली, अंदाजे से। अरे कुछ भी बोल दो भैया भाई। रात से सुबह तक तो चलता है, तो आठ कम से नौ कम घंटे हो जाते 10 घंटे ले लो, 24 घंटे में से 10 घंटे हैं। चला रहे हो पंखा, मान लो उदाहरण के लिए।
और आपको करंट कितने घंटे लग रहा है? इलेक्ट्रिक शॉक कितने घंटे लग रहा है आपको? 2 सेकंड। ओ भाई, लगता ही है क्या? डेली करंट लगता है क्या तेरे को? भैया एक ही बार लगता है बस, एक लेकिन ही बार हाँ। लगता है? वो साल में कभी कभी किसी किसी को सालों नहीं लगता करंट, क्या बात कर रहे हो? किसी किसी को तो कई बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पर जिनको आज तक नहीं लगा होगा, ऐसे होंगे। तो हम जो है वो इस 2 सेकंड, साल भर में 2 सेकंड के पीछे साल भर में घंटों जो हमारा जो यूज होता है उसको हम बर्बाद क्यों करें? क्या बोल रहा हूँ मैं? बोलना ये चाह रहा हूँ कि यदि प्रतिरोध ज्यादा रखते हो तो ऊष्मा, ये तार जो है वो गर्म ज्यादा होगा। गर्म ज्यादा होगा तो कई ज्यादा ऊष्मा तो इसमें तार में से निकल जाएगी, पंखे तक पहुंचने से पहले ही ऊष्मा, तार गर्म होके कई ऊष्मा में निकाल देगा, जिसके कारण से आपका बिजली का बिल अगर 20 रुपए आ रहा होगा तो वो बढ़ के 50 रुपए हो जाएगा। केवल किस लिए? प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण से तार का। और यही वो प्रतिरोध अगर कम होगा तो वो 20 रुपए अगर आ रहे हैं तो वो 20 रुपए ही रहेगा, वो केवल थोड़ा बहुत लॉस होगा उसमें, और वो 50 तो नहीं होगा, लेकिन हाँ आपका 30 तक पहुंच पाएगा बिल। तो हमको ये देखना पड़ता है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बिल देखना पड़ता है कि हमारा बिल ना आए। अगर हम सोचें कि हमको करंट ना लगे और हम यहाँ पर प्रतिरोध लगा दें, तार का प्रतिरोध बढ़ा दें, तो एक 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 प्रॉब्लम तो ये चीज। दूसरी परेशानी ये चीज, जब हम प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो करंट नहीं लगने के दर से क्या होगा, यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी, एक तो ये बात हो गई कि बिल ज्यादा आएगा, प्रतिरोध ज्यादा बढ़ा दोगे आप तो, है ना, करंट नहीं लगने के डर से प्रतिरोध बढ़ा दिया आपने, करंट नहीं लगेगा लेकिन बिल ज्यादा आएगा। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ से जो करंट का मान होगा, मान लीजिए यहाँ पर अगर पंखा लगा हुआ है, पंखे को चलने के लिए चाहिए 5 एम्पियर में से 2.5 एम्पियर। अब ये 10 ओम का प्रतिरोध है यदि तार का, ये आया कहाँ से? ये देखो, कोई तार है ना, यदि अंशिका का क्वेश्चन यहाँ पर भी यहाँ पर भी डाउट आ रहा होगा उसको। यदि मान लीजिए मैंने यहाँ अपने स्विच बोर्ड से, अपने घर में स्विच बोर्ड होते हैं ना, स्विच बोर्ड मतलब जिसमें सॉकेट लगा रहता है, स्विच लगे रहते हैं, कई बार एक जो है वो यहाँ पर फ्यूज भी लगा रहता है जिसमें लाइट जलती रहती है। स्विच बोर्ड से पंखे तक आप बोलोगे भैया तार प्रतिरोध तो हमने लगाया नहीं है, ये कहाँ से लगा रहे हो आप? ये जो तार गया है ना बेटा, ये स्विच बोर्ड से पंखे तक जो इतना लंबा तार गया है, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होगा ही, 100% होगा। वो प्रतिरोध दिखाई नहीं देगा, वो उस जो तार बना हुआ है ना, उसके कारण से वो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब इसका सर्किट बनाते हैं तो उस प्रतिरोध को ये तार को ना दिखा के हम बता देते हैं ये प्रतिरोध है। इस पूरे के पूरे तार को हमने कैसे दिखा दिया, एक रिप्लेस कर दिया एक प्रतिरोध से, कि इस तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, है ना। तो ये चीज हमको रियल में नहीं दिखाई देगी, हम क्यों लगा रहे हैं? ये तार जिस चीज से बना हुआ है ना, वो जिस चीज से बना हुआ है वो करंट को बहने से रोक रहा है, वो उसका गुण है, एक क्वालिटी है। जैसे आप मान लीजिए कुछ बच्चे की क्वालिटी है तो वो ज्यादा अच्छे से पढ़ रहा है, तो वो हमको अगर बुक में दिखाने कैसे पढ़ रहा है तो क्या दिखा पाएंगे? कि नहीं दिखा पाएंगे ना। लेकिन यहाँ पर हम दिखा पा रहे हैं तार के गुण को, जो गुण प्रतिरोध का है उसको हम कैसे सिंबल से दिखा पा रहे हैं? इस सिंबल से। तो रियलिटी में नहीं दिखाई देगा ये, लेकिन होता है ना। उस होता है को हम कॉपी में कैसे बनाते हैं? इस तरह से, है ना, प्रतिरोध की तरह से दिखा देते हैं उसको। तो दूसरे उसके आपके क्वेश्चन पे, दूसरे वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जय मैं। इस पंखे को चलने के लिए 2.5 एम्पियर का करंट चाहिए। जब करंट प्रतिरोध कम होगा तो 2.5 एम्पियर मिलेगा इसको, लेकिन अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो इसको और कम प्रतिरोध और कम मिलेगा, मतलब केवल 1.5 एम्पियर मिलेगा। अब खुद बताओ, ये पंखे को गोल घूमने के लिए 2.5 एम्पियर चाहिए था, इसको केवल 1.5 एम्पियर मिल रहा है, तो फुल स्पीड से घूम पाएगा ये? नहीं घूम पाएगा। इसी कारण से हम करंट से बचने के लिए केवल ज्यादा प्रतिरोध की चीजें नहीं लगा सकते। हमारे पास एक तो बिल ज्यादा आएगा, दूसरी बात पंखा देखना, बिल ज्यादा भर रहे हैं, ऊपर से पंखा तेज नहीं घूम रहा है। खुद सोच सकते हो ना इस चीज को। अगर हमने किस कारण से ऐसा किया, केवल केवल करंट ना लगे। और करंट कब लगता है? बहुत कम लगता है, सालों में एक बार लगता है। उसके लिए हमने क्या करा, एक तो बिल भी बढ़ा दिया, ऊपर से गर्मी में भी बैठे हुए हैं। तो ये तो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी ना। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। वैसे भैया क्वेश्चन, लेकिन हाँ हाँ, भैया जान से ज्यादा पैसे थोड़ी ना होते। जान से ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल भी नहीं है जय, प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो शायद आप ये चीज जो है वो आजकल घरों में अंडरग्राउंड होने लगी है, दीवारों के अंदर लगी रहती है वायरिंग।
यहाँ पर सॉकेट लगा हुआ होगा, पंखा यहाँ पर घूम रहा होगा, अंदर ही अंदर जाती है वायरिंग, है ना। तो और यदि आप सोच रहे हो कि यदि हम घरों, और एक और बात, इसका मतलब ये नहीं है मैंने आपसे बोल दिया कि चांदी के तार का यूज करना चाहिए, चांदी सर्वोत्तम चालक होती है, तो हम घरों में चांदी का लगा सकते हैं, चांदी का भी नहीं लगा सकते हम चांदी का भी नहीं लगा सकते, क्योंकि चांदी भी बहुत महंगी है। चांदी का रेट किसी को पता है? वो एक भैया किलो शायद हाँ 1 किलो 50,000। लगभग 50,000 की है। वो भी नहीं लगा सकते हम, एक लाखों रुपए के तार नहीं लगा सकते हम घरों में लगाते हैं तीसरे नंबर का तार, जो कि है कॉपर का तार, है ना, कॉपर की वायरिंग यूज करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास केवल दो ऑप्शन बचते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम, और घरों में जो है वो इन्हीं तरह के तार लगाए जाते हैं। कोशिश करना चाहिए कॉपर के कम लगाएं और एल्यूमिनियम के ज्यादा लगाएं। अब यहाँ पर जय क्या बात आ जाएगी? अब यहाँ पर देखो, हम दो ही धातु के लगा सकते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पर भी देखो, हम दो ही तरह के लगा सकते हैं प्रैक्टिकल में, कॉपर और एल्यूमिनियम, इसके अलावा नहीं लगा सकते। और इनका जो प्रतिरोध में अंतर है वो बहुत कम है ना। मतलब कि यदि इससे जो करंट लग रहा होगा आपको, मतलब 1 मीटर के तार से अगर करंट की बात करें, यदि मान लीजिए आपने 5 एम्पियर का करंट लग रहा है, तो यहाँ पर जो फर्क पड़ेगा इस वाले पे, यहाँ पर जो फर्क पड़ेगा उस पे जो ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ेगा, यहाँ पर आपको 4 एम्पियर का करंट लगेगा। जानलेवा दोनों ही है, 5 एम्पियर का करंट भी लगेगा तो भी झटका लगेगा, 4 एम्पियर का लगेगा तो भी झटका लगेगा। झटका तो लगेगा, थोड़ा सा कम लगेगा, जाहिर सी बात है 4-5 में 1 एम्पियर का फर्क है, थोड़ा सा कम लगेगा लेकिन झटका तो लगेगा। और अगर वही चीज आपको थोड़ा ज्यादा समय तक मिल गई तो जानलेवा भी हो जाएंगी ये चीज। क्यों? क्योंकि वोल्टेज वहीं के वहीं है भैया। घर में वोल्टेज जो आ रहा है ना, वो 220 वोल्ट का ही आ रहा है ना। तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको, प्रतिरोध ज्यादा रख लोगे तो आप। आई होप अब भी समझ में आ गई होगी थोड़ी सी बात, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल सही था, लॉजिकली था, बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी इससे, है ना। लेकिन हमारे पास जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, उससे झटका लगने पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कुछ और इसके अलावा। हाँ, अगर आप साइंटिस्ट के रूप में कुछ और नया आइटम इजाद करो जिसका आपका प्रतिरोध भी ज्यादा हो। अच्छा, इसके लिए लोगों ने क्या किया है, नई प्रकार की एमसीबी आ गई है। एमसीबी जानते हो सभी? हेलो, एमसीबी जानते ये हो? वही है। नहीं जानते? करंट से बच जानते हाँ, हैं। करंट से बचने के लिए प्रतिरोध को चेंज करने की जगह वैज्ञानिकों ने एमसीबी बॉक्स इजाद किए, जहां पर आपका घर का मीटर लगा रहता है ना, जहां पर मीटर रीडिंग लगी रहती है, यहाँ पर तार आते हैं, उस तार के बाद ज्यादातर घरों में आजकल जो है एक बॉक्स लगा हुआ रहेगा। उस बॉक्स में जो है वो कुछ व्हाइट कलर के छोटी छोटी जो है वो एमसीबी लगी हुई होंगी, इनको बोलते हैं एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वैज्ञानिकों ने शॉक से बचने के लिए और घरों में वायरिंग ना जले उसके लिए इन चीजों का इसका इजाद किया है, इसको बोलते हैं एमसीबी बॉक्स, है ना। घरों में आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों के घरों में दिख जाएगा, इसे ग्रीन कलर का ऐसी ऐसी लगी रहती है, इसके ऊपर स्ट्रिप जैसी लगी रहती है, इसको बोलते हैं एमसीबी, शॉर्ट में बोलते हैं एमसीबी। फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। अब इसमें होता क्या है, करके मत देखना ये चीज तुम लोग भैया घर में, है ना, नहीं तो मेरा नाम लगाओ घर में फॉल्ट हो जाए तो, और कल जो है गार्जियन स्कूल में आ जाए। मत करके देखना। सॉकेट है यदि आपके घर में, ये इस तरह का सॉकेट है, एक में लाल वायर रहता है, एक में काला रहता है, एक जिसको हम बोलते हैं, एक में मेन का वायर रहता है, लाल वाले को बोलते हैं मेंस, और जो नेगेटिव वाला काला वाला रहता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल। अगर गलती से अब देखना, बाहर तो हमको सॉकेट दिख रहा है, लेकिन अंदर देखोगे, इसके पीछे देखोगे आप, तो ये जो तार आए हैं वो बिल्कुल पास पास आ रहे होते हैं, लगभग चिपके हुए रहते हैं, एक दूसरे से पास में जा रहे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोटिंग होती है प्लास्टिक की, तार के ऊपर कोटिंग रहती है, तो इसके कारण से ये चिपकते नहीं है। यदि किसी कारण से ये तार गर्म हुआ और उसकी कोटिंग पिघल गई और ये दोनों तार चिपक गए, किसी कारण से गर्म होने के कारण से ये तार चिपक गए, तो होगा क्या, मेंस टच हो जाएगा न्यूट्रल से, और जैसे ये होगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने के कारण से क्या हो जाएगा, ये जितनी भी वायरिंग घर में फैली हुई रहेगी ना आगे, सब जल जाएगी, सब, है ना। इससे बचने के लिए एमसीबी लगाई जाती है घरों में, एमसीबी लगाई जाती है। ये एमसीबी क्या करती है, जैसे ही कहीं पर शॉर्ट सर्किट होता है, दो तार आपस में चिपकते हैं, तो ये क्या कर देता है, ये एमसीबी नीचे गिर जाती है, और गिर जाएगी, जो मीटर से जो सप्लाई आ रही होगी, मेन मीटर से जो घर में सप्लाई आ रही होगी, वो ये क्या कर देगा, बंद कर देगा, रोक देगा,
आगे जाएगी नहीं, यहीं तक आएगी कि सप्लाई रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि एमसीबी ट्रिप हो गई। किस कारण से? यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगा, इसके कारण से ये करंट को अंदर भेजनी नहीं देगा। और मैं क्यों समझा रहा हूँ ये, अब जो समझाने वाली बात थी वो ये है कि ये एमसीबी आजकल इतनी ज्यादा स्ट्रांग आ गई है, गलती से कभी किसी बच्चे ने इसमें हाथ डाल दिया, इस सॉकेट में हाथ डाल दिया, तो क्या होगा? करंट उस बच्चे के थ्रू अंदर जा रहा होगा अर्थ में। कोई बच्चे ने यहाँ पर अगर इसको टच कर दिया, उंगली इसमें इसमें उंगली डाल दी अपनी, तो होगा क्या? करंट, करंट इसमें से होता हुआ, बच्चे में से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? जमीन में चला जाएगा। तो जब करंट बच्चे में से होकर जाएगा तो बच्चे को शॉक लगेगा, करंट लगेगा, है ना? तो उससे उसकी डेथ भी हो सकती है, बिल्कुल मृत्यु हो सकती है ना? इससे बचने के लिए सर ये एमसीबी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया। आजकल सभी के घर में नहीं होंगी, ये बहुत महंगी आती है, नॉर्मली नहीं यूज करते हैं, एमसीबी से और ज्यादा उच्च क्वालिटी की होती है। ये एमसीबी इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी की आने लगी हैं, गलती से किसी बच्चे ने यहाँ पर हाथ डाल दिया तो उसको करंट लगने से पहले, उसको करंट लगने से पहले ही ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। ट्रिप हो जाएगी मतलब नीचे गिर जाएगी, मतलब इससे करंट जो आ रहा होगा इस बोर्ड में वो करंट आएगा ही नहीं। कब? जब इसने गलती से हाथ इधर यहाँ पर लगा दिया, जैसे ही लगाएगा वैसे ही एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, करंट आएगा नहीं तो बच्चे को करंट लगेगा ही, है ना? ये इतनी स्ट्रांग आने लगी एमसीबी, करके मत देखना, करके मत देखना, क्योंकि घरों में, हमारे घरों में जो यूज हो रही है वो अभी ये वाली क्वालिटी की एमसीबी नहीं है। आपको करंट लगेगा, आपकी डेथ हो सकती है, बहुत हार्मफुल है। केवल पढ़ाने की दृष्टि से बता रहा हूँ कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एमसीबी बना ली है वैज्ञानिकों ने, जिसके कारण से करंट नहीं लगेगा। लेकिन आपको लग जाएगा, मैं बोल रहा हूँ मत करना, बिल्कुल मत करके देखना, जान से बढ़कर कुछ नहीं, जान चली आएगी, क्यों? कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना? ये प्रैक्टिकल करने के नहीं होते हैं, केवल समझाने के लिए होते हैं। और उसका क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये सब चीज समझाने के देखा। और घरों में एमसीबी नहीं लगी हुई होगी, ये एमसीबी बॉक्स नहीं लगे हुए होंगे, अगर गलती से शॉर्ट सर्किट होता है, ये वायर आपस में चिपक जाते हैं, उससे क्या हो जाएगा? घर की पूरी वायरिंग जल सकती है, पूरी, ये वाली पूरी वायरिंग जो है वो ब्लैक हो जाएगी, जल जाएगी, पूरे घर की वायरिंग बदलना पड़ेगी, है ना? इसलिए एमसीबी बॉक्स लगना जरूरी है सेफ्टी की दृष्टि से। और मैंने बताया ये एमसीबी करंट लगने से बचाने के लिए जो है वो आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग आने लगी, महंगी भी आती है वो एमसीबी, उससे जो है वो करंट भी नहीं लगेगा। जब भी करंट लगेगा तो वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी और आपके घर की बिजली जो है वो मीटर से बंद हो जाएगी, अंदर नहीं आ पाएगी बिजली और आप करंट लगने से बच जाओगे। ठीक, तो आज के लिए भैया मेरे ख्याल से, हाँ, ये लोहे में करंट जल्दी क्यों फ्लो होता है? लोहा चालक है, केवल लोहे में नहीं, केवल लोहे में नहीं, बाकी जितने भी कॉपर का अगर कोई पाइप होगा, चालक पदार्थ कोई भी होगा, तो उसमें करंट लगेगा ही, बिल्कुल लगेगा, है ना? लोहे से ज्यादा स्पीड से करंट कॉपर में बहेगा। तो यदि आपके घर में कॉपर, तांबे की गुंड है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में करंट लग सकता है अगर गलती से, है ना? क्यों? क्योंकि उसका लोहे का प्रतिरोध ज्यादा होता है तो कॉपर की तुलना में। अगर हम लोहे की तुलना में कॉपर का देखें तो वो लोहे का प्रतिरोध ज्यादा होता है, कॉपर का कम होता है। करंट लगने के चांसेस किस में ज्यादा लगेंगे? कॉपर में ज्यादा लगेंगे, लोहे में कॉपर की तुलना में कम रहेगा, है ना? लेकिन लोहे का आपने क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि नॉर्मली हमारे जो घरों में आसपास केस होते हैं जिसमें बच्चे कई बार करंट की चपेट में जाते हैं, वो लोहे की वजह से होते हैं, है ना? जैसे हमारे घरों में दरवाजे जो है, कई बार केस ऐसे आए कि हाई टेंशन लाइन से जो है बच्चा पतंग उड़ा रहा था, पतंग उड़ाते ही उड़ाते जो है वो करंट लग गया उसमें, क्योंकि जो चाइनीज मांझे आते हैं उसमें कई लोग जो पॉलिश करते हैं वो अलग तरह की धातुओं की कुछ से भी पॉलिश कर देते हैं, जिसके कारण से वो जो मांझा होता है वो कंडक्टर की भांति काम करने लगता है, जिससे करंट लग सकता है। और कई लोग पतंग लूटते समय कई को करंट लगे, उस केस में भी वही होता है, वो किसी लंगर से, मतलब किसी लोहे की चीज से अगर उसको यूज करने के देखें तो उससे जो है वो करंट लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो विद्युत का चालक होगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसा नहीं है कि लोहे में ज्यादा लगेगा कॉपर में कम लगेगा, करंट की मात्रा थोड़ी बहुत कम होगी लेकिन वो जानलेवा होगा ही। तो कॉपर के डंडे से करो चाहे लोहे के डंडे से करो, करंट जानलेवा होगा आपको। हाँ, अब होगा क्या, 200 एम्पियर की जगह आप में से केवल 180 एम्पियर बह रहा होगा अगर आप लोहे का यूज करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जान जाएगी, नहीं, चली जाएगी जान, है ना? दोनों ही खतरनाक है, 200 एम्पियर भी, 180 एम्पियर भी। उदाहरण लेके समझा रहा था केवल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।